हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज आपके क्लास 11th का हमने वेक्टर एनालिसिस चैप्टर शुरू किया है। हम आपको एक वीडियो पहले भी दे चुके हैं जिसमें सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था फिजिक्स के। तो उसमें हमने बताया था कि आपका फिजिक्स जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग से 35 अंक यानी कि 70 नंबर आपको पेपर में मिलते हैं। तो जो हमने वेक्टर एनालिसिस शुरू किया है, वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण, ये आपके भाग 1 का तीसरा या चौथा अध्याय होगा। अलग अलग बुक में अध्याय अलग अलग हैं। इसके पहले जो 2-3 चैप्टर हैं उसमें है मापन है, भौतिक जगत है, उसी में मापन है, और विमीय विश्लेषण है, डायमेंशनल एनालिसिस है, और परसेंटेज एरर है, प्रतिशत त्रुटि है। तो प्रतिशत त्रुटि ही समझने वाली चीजें हैं। उसके पहले जो प्रतिशत त्रुटि है, डायमेंशनल है, वो भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है सदिश विश्लेषण, इंग्लिश में वेक्टर एनालिसिस। जो आप सदिश अदिश के बारे में थोड़ा सा सुन चुके हैं वही सब है। तो वीडियो में कुछ शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने सदिश विश्लेषण फिलहाल शुरू कर दिया है, और आप लोग साथ में नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बात यह है कि ये चैप्टर पढ़ने का मतलब आप पूरा पूरा मैथ पढ़ने जा रहे हैं। अभी 2-4 लाइन थ्योरी आपको दिखाई दे रही है, आगे पूरा मैथ है। तो ये मैथ में भी आता है, मैथ में भी मिलेगा आपको इंटरमीडिएट में, सेकेंड ईयर में कुछ पार्ट, और फिजिक्स में तो है ही। कुल मिला के ये मैथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, और मैथ मतलब ये 90% मैथ है, इतना मान करके चलिए। बहुत अच्छे से समझेंगे बेस तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब इधर उधर जाएगा। तो वेक्टर एनालिसिस शुरू करते हैं। तीसरा या चौथा अध्याय होगा। अलग अलग बुक में अध्याय अलग अलग है, हो सकता है किसी में दूसरा ही हो। तो ये, और आपको बता दें वीडियो के अंत में हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न पूछेंगे। उस प्रश्न का आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इससे हमको पता चले कि कितने लोग पढ़ते हैं। कमेंट करके बताइएगा। जो क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो भी पढ़ाएंगे उसी में से पूछा जाएगा। तो भाग 1 का फिलहाल हम शुरू करते हैं। क्या? वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। तो सदिश विश्लेषण का मतलब जो सदिश और अदिश राशियां आप पढ़े हैं उन्हीं का विश्लेषण करना है, सिंपल सी भाषा में। और विश्लेषण करने का मतलब क्या है? 9th में आप सदिश और अदिश राशि के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, 10th में नहीं पढ़े हैं। तो जो सदिश राशियां होती हैं उन्हीं का विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने का मतलब हम कैसे व्यक्त करते हैं, कितने प्रकार के वो होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, उनके बीच कोण कितना होता है, उनका योग, उनका घटाना, उनका गुणा में भी 2 प्रकार का गुणा होता है। अभी देखेंगे, अभी तक आप एक प्रकार का गुणा पढ़े हैं। यहाँ जो सदिश राशियां होंगी उनका 2-2 प्रकार का गुणा होगा, जो आपको आगे भी मिलेगा 1-2 वीडियो के बाद में। फिलहाल तो वही पढ़ना है हमको। सदिश का मतलब वेक्टर, इंग्लिश में वेक्टर। सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस, यानी जो सदिश राशियां होती हैं उन्हीं का हमको विश्लेषण करना है। विश्लेषण में क्या क्या है हमने आपको बताया। तो सबसे पहले हम वेक्टर जानने से पहले ही हम सदिश और अदिश राशि को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग। सबसे पहले देखते हैं अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। पढ़े हैं आप? वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। उनमें कोई दिशा नहीं होती है तो वो क्या कहलाते हैं? अदिश राशि कहलाते हैं। जैसे चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, आयतन, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशि हैं। इनको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। और कुछ है, ये सब क्या है? और नेक्स्ट आते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती हैं? सदिश राशियां वह भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा यानी परिमाण के साथ साथ
दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था, यहाँ एक लाइन और लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं तथा जो योग के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। ये आप नहीं जानते थे। तो सदिश राशियों की एक क्वालिटी है या गुण है कि वो समांतर चतुर्भुज के, और वो समांतर चतुर्भुज योग का समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। एक नियम और होता है योग का त्रिभुज नियम, उसका भी ये पालन करते हैं। दोनों में से एक करेंगे तो वो सदिश राशि होंगे। अब आप सोचेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम और वो भी योग का, तो वो आप इसी वेक्टर वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। त्रिभुज का नियम भी यहाँ लिखा जाता है। तो वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है तथा जो योग के समांतर चतुर्भुज के तथा अथवा त्रिभुज के नियम का पालन करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशियां हैं। आज बात समझ में। और एक चीज एक अभी बताते हैं, कुछ थोड़े बहुत अपवाद भी हैं इसमें। एक है वो क्या बोलते हैं, प्रदिश, सदिश, अदिश, और एक होता है प्रदिश, इंग्लिश में इसको टेंसर बोलते हैं। इसके बारे में भी अगले आप 2-4 अध्याय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रतिबल और विकृति, इलास्टिसिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। ये ना तो सदिश में आते हैं और ना ही अदिश में आते हैं। दिशा कहीं कहीं होती भी है और कहीं कहीं नहीं होती है। तो ये ना सदिश है और ना अदिश है, ये क्या है, प्रदिश है। प्रदिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंसर बोला जाता है। तो ये हो गए आपके कौन कौन से हैं, वो प्रतिबल है, विकृति है और जड़त्व आघूर्ण होता है, और हैं बहुत सारे, लेकिन आप लगभग इतने ही जानेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, प्रदिश होते हैं, ना तो सदिश होते हैं और ना तो अदिश होते हैं। और एक बात बताएं, जैसे कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें दिशा तो होती है लेकिन वो अदिश में आते हैं, यानी सदिश में नहीं आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक हम आपके जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत एक बताते हैं। जैसे है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा में दिशा होती है, आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, धारा इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो दिशा तो है ही, दिशा है, लेकिन वो दिशा होने के बावजूद भी अदिश राशि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो योग के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करता है। भले उसमें दिशा हो, लेकिन अगर वो योग के समांतर चतुर्भुज का नियम अथवा त्रिभुज का नियम दोनों में से एक किसी एक का पालन अगर नहीं करता है तो वो क्या होता है, अदिश राशि कहलाता है। इसीलिए विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा होते हुए भी वो अदिश राशि में आती है। ये आपको याद रखना है, जरूरी है कि मतलब कोई पूछ ले कि विद्युत धारा में दिशा तो होती है तो फिर भी कैसे अदिश, तो आप बताएंगे ये जो विद्युत धारा होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट, वो योग के समांतर चतुर्भुज अथवा योग के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। समांतर चतुर्भुज का नियम आगे 1-2 वीडियो के बाद ही आपको मिलेगा इसी में, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो ये चीजें हुई। और एक चीजें हैं, जैसे जो अदिश राशियां होती हैं साधारणतया पॉजिटिव ही होती हैं, शून्य भी हो सकती हैं लेकिन हमेशा पॉजिटिव होती हैं। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं, शून्य भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। तो ये सदिश राशियां इतनी हो सकती हैं। शुरू करने से पहले इतना तो बताना जरूरी था, ये सब नोट कीजिए। आप हायर क्लास में जा रहे हैं तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का नियम, अभी तक आप सदिश राशि का यही पढ़े होंगे कि मतलब वो है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों सदिश राशि कहलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना चाहिए और वो सदिश राशि ही करेगा समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन, और वो भी योग का। बात समझ में, क्योंकि हमने बताया है कि विद्युत धारा में दिशा होती है लेकिन वो फिर भी अदिश राशि है। तो ये सब हो गया। अब चलते हैं हम, किसके बारे में पढ़ना है, हमको अदिश के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको सदिश राशि के बारे में पढ़ना है। तो एक गुण हमने बताया
दोनों का गुण बता देते हैं। ये धनात्मक हमेशा होता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन ये सदिश राशि जो है वो धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। दूसरा और एक गुण, जो अदिश राशियां होती हैं उनको साधारण गणित के नियम से जोड़ा, घटाया या गुणा करना, जो कुछ भी करना हो, यानी गणितीय संक्रिया साधारण यानी जनरल गणितीय जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस पर अप्लाई होते हैं। यानी अदिश राशि को साधारण गणित के नियम से जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है, लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं उनको साधारण गणित के नियम से जोड़ा, घटाया नहीं जा सकता है। आई बात समझ में? तो इनमें साधारण गणित का नियम अप्लाई नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के बता देते हैं कि सदिश, जैसे इसमें किसी वस्तु की कोई वस्तु है, वो चल रहा है, कुछ दूरी गया, फिर आगे कुछ दूरी गया, तो कुल कितनी दूरी है, दोनों दूरी को जोड़ दिए, साधारण गणित का नियम ही तो अप्लाई हुआ। तो साधारण गणित का नियम अप्लाई हुआ, यानी अदिश राशि में साधारण गणित का नियम अप्लाई होता है। पूछा जाए इतनी दूरी यहाँ चला था, उतनी दूरी वहां चला था, वो वस्तु कुल कितनी दूरी चला था, तो दोनों दूरी को जोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल हम आपको लेकर के यहाँ बताते हैं सदिश राशि का। यहाँ पर गणित का साधारण नियम जो है वो लगेगा भी और नहीं लगेगा, ये तो हमेशा थोड़ी ना कहना है, लेकिन जो साधारण गणित का नियम वो हमेशा लगता नहीं है। यानी ऐसे कहेंगे कि ये जो सदिश राशियां होती हैं वो उनको साधारण गणित के नियम से जोड़ा, घटाया नहीं जा सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल इसमें से उठाते हैं बल का उठाते हैं। जैसे एक है, हम देखते हैं एक कोई वस्तु है, देखिए यहाँ ध्यान से, एक कोई वस्तु है, कहा जाए कि इसको एक आदमी या कोई व्यक्ति जो है वो 5 न्यूटन के बल से इधर की तरफ खींच रहा है। ये वस्तु है, 5 न्यूटन की बल से कोई व्यक्ति इसको इधर की तरफ खींच रहा है, और दूसरा व्यक्ति है इसी वस्तु को इधर की तरफ 3 न्यूटन के बल से खींच रहा है। 3 न्यूटन के बल से इस वस्तु को ये दूसरा आदमी इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। क्यों? देखिए इसमें दिशा आ रही है, बल है तो दिशा होगी ही, क्योंकि बल किस दिशा में लगेगा इस पर निर्भर करता है। तो अब कहा जाए कि ये जो वस्तु है इस पर कुल कितना बल लग रहा है, तो साधारण गणित का नियम क्या कहता है, 5 न्यूटन का बल इधर से और 3 न्यूटन का बल उधर से, तो कितना लगना चाहिए, 8 न्यूटन का बल। भाई साधारण गणित का नियम यही है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है। ये इस पर टोटल जो बल लग रहा है वो 8 न्यूटन का बल नहीं लग रहा है। आई बात समझ में? इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स का परिमाण होगा या मान होगा वो सदिश के नियम से इसको जोड़ेंगे और जो आएगा वो इस पर निर्भर करेगा। और इस पर अब देखिए, अगर ये एकदम सीधी रेखा में लगे हैं तो कोण का मान पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे भी हो सकता है कि 2 न्यूटन का बल जो है इधर की तरफ लग रहा हो, ये 2 बल लग रहे हैं, अब आप बताओगे परिणामी बल उधर ही तो ये वस्तु जाएगा, जिधर बल तीनों बलों का परिणामी जिधर जाएगा उधर ही वस्तु जाएगा। अब कहोगे कि 5 3 8 2 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ऐसा नहीं है। इसको जब साधारण गणित के नियम से यानी वेक्टर के नियम से जोड़ा जाएगा, इनके और इनके बीच का कोण भी देखा जाएगा, तो उसका मान कुछ अलग ही न्यूटन आएगा। आई बात समझ में? तो ये हमने एक एग्जाम्पल देकर के बताया कि जो सदिश राशियां होती हैं उनको साधारण गणित के नियम से हम जोड़ नहीं सकते हैं। कभी कभी जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा जोड़ नहीं सकते हैं, वो गलत ही रहेगा। यानी कि वो क्योंकि दिशा पर निर्भर करने लगता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, यही आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। किसको? सदिश राशियों को, अर्थात वेक्टर को। इसीलिए चैप्टर का नाम ही वेक्टर एनालिसिस है। आइए कुछ वेक्टर के बारे में हम सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़े, गुण पढ़े। 2 गुण हमने आपको बताया है, वो तो परिभाषा के अलावा हमने 2 गुण आपको बताया है कि ये जो है साधारण गणित के नियम से इनको जोड़ा घटाया जा सकता है, इनको नहीं जोड़ा घटाया जा सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी सदिश राशियां जो होती हैं इनका परिमाण जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, शून्य भी हो सकता है,
लेकिन ये पॉजिटिव भी होगा, शून्य भी होगा और निगेटिव भी होता है। तो इसको मिटाते हैं हम। आगे देखते हैं कि सदिश राशियों को हम व्यक्त कैसे करते हैं। ये सब आप अगर नोट किए रहेंगे, बेस समझेंगे, तभी इसमें का आगे सवाल लगेगा। कि अभी आपको थ्योरी दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा मैथ है। तो सदिश राशियों को कैसे हम व्यक्त करते हैं ये देखेंगे। यानी हम लिखते हैं सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियों का निरूपण या कैसे व्यक्त किया जाता है। तो जैसे कोई सदिश राशि है, उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े लेटर यानी कैपिटल लेटर के अक्षर से लिखेंगे और उसके ऊपर हम तीर लगा देंगे। जैसे हमको बल को प्रदर्शित करना है, तो F लिखेंगे और उसके ऊपर तीर लगा देंगे। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे वेक्टर F। जनरली ये फोर्स के लिए लिखा गया है। अगर हम कह दें कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास A है, तो उसको ऐसे बनाते हैं वेक्टर A। ये इसको लिखने का तरीका है। कोई क्वांटिटी A है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर A। ऐसे तीर, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर A। ऐसे दूसरी राशि हो सकती है, इसको वेक्टर B बोलेंगे। इसका परिमाण F है और इसका परिमाण A है, इसका परिमाण B है। परिमाण है, जब B कहेंगे तो उसमें दिशा नहीं है, और जब वेक्टर B कहेंगे तो उसमें दिशा हो जाएगा। आई बात समझ में। और देखते हैं कैसे कैसे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हम व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे और उसके ऊपर हम तीर का निशान लगाएंगे, तो कहेंगे कि वो वेक्टर A या वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, जो कुछ भी आप कहना चाहें। तो हम देखते हैं, देखो जैसे अब जब गणितीय संक्रिया हम करते हैं, ये तो केवल अक्षर को प्रदर्शित करने के लिए बनाया ना। जैसे वेक्टर A है, वेक्टर A और वेक्टर B, देखिए ध्यान से देखिए, ये अक्षर के साथ लिखा गया है, इसका परिमाण ये है और इसी में दिशा भी आपका है। तो यहां अगर इन दोनों फिगर को देखिए आप, तो देखेंगे कि जो वेक्टर A और वेक्टर B हैं, उनकी दिशा तो समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है। परिमाण समान होता तो जो आप बड़ी वाली तीर बनाए हैं, देखिए ये तीर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीर की जो लंबाई है वो एक जो राशि है उसका परिमाण है। तो वेक्टर A और वेक्टर B जो है उनकी दिशा समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है। कैसे क्या होता है हम ये बताते हैं और दिखाते हैं हम आपको। ये क्या है, वेक्टर C बना दिए हम, मान लिए हैं ये जो लंबाई जितनी तीर की थी उतनी थी। अब देखिए जो वेक्टर B है और वेक्टर C है उसकी दिशा अलग है लेकिन परिमाण समान है। अगर तीर बराबर है तो परिमाण समान है, लेकिन दिशा देखिए, वेक्टर B की दिशा इधर है और वेक्टर C की दिशा इधर है। तो ये क्या हो गए, इनके परिमाण समान है लेकिन दिशा जो है वो समान नहीं है। तीर की लंबाई परिमाण को और जिधर तीर जाएगा वो दिशा को। जैसे और हम देखते हैं, जैसे यहीं पर हम बना देते हैं वेक्टर C को। ये हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे दिमाग में रखोगे तभी आगे कुछ होगा, नहीं तो फिर हवा हो जाएगा। तो जैसे हम मान लेते हैं ये तीर समान है, ये देखिए ये क्या है, ऊपर ही लिखेंगे, ये क्या है वेक्टर C। जो अक्षर के ऊपर तीर लिखते हैं उसकी दिशा नहीं देखा जाता है। जो मेन तीर है आपका ये वेक्टर A कौन वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला तीर वेक्टर B को, ये वेक्टर C इस तीर को। आई बात समझ में। ये तीर हमेशा ऐसे ही रहेगा लेकिन इसका जो परिमाण है और दिशा ये बड़ा वाला तीर कर रहा है। तो जैसे वेक्टर C है, अब देखिए वेक्टर C ये और ये परिमाण समान है, तीर की लंबाई हमने बराबर माना है,
या है, लगभग हमने बराबर बनाया, लेकिन दिशा अलग अलग है। तो अगर इसको आपको लिखना हो, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन रहेगा। इसको लिखना है तो वेक्टर बी बराबर होगा माइनस वेक्टर सी के। आई बात समझ में? और देखिए यही हम बना देते हैं, एक में ही समझ लीजिए, है वेक्टर ए। अब वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर बी के। देखिए ये तीनों तीर की लंबाई हम समान माने हैं। जो वेक्टर ए है उसकी दिशा वेक्टर बी की ही दिशा में है, और जो वेक्टर सी है वो बी की दिशा के विपरीत है, लेकिन तीनों का परिमाण बराबर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी तो बराबर हैं ही, ये और ये बराबर है, परिमाण भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, अर्थात वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर बी और सी को देखना है तो परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर तभी तो बी बराबर सी लिखा है, लेकिन दिशा बराबर नहीं है। दिशा बराबर नहीं है तो हम माइनस लगा देते हैं। अगर समझ में, ये दिशा विपरीत हो गई और सेम इसके अपोजिट ही विपरीत है, तो हम इसके माइनस के साथ लिख सकते हो। ये तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके आएंगे वो हम बताएंगे। तो यहाँ ये जानना है कि जैसे अब देखिए, जैसे कोई फोर्स हम कह रहे हैं, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स किसी लग रहा है, ये देखिए ये कितना है, 5 न्यूटन। अब ऐसे लिखेंगे वेक्टर F1 लिखेंगे क्योंकि दो बल है, वेक्टर F1 5 न्यूटन का इस वस्तु पर, और ऐसे 6 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो इसको हम वेक्टर F2 से लिख देते हैं। तो अब देखिए वेक्टर F1 की दिशा इधर है, वेक्टर F2 की दिशा इधर है, ये लिखने का तरीका है। बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि जैसे कोई वेक्टर है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए तीर बनाते हैं। जैसे वेक्टर ए आपको दिखाना है तो ये कोई वेक्टर ए हो गया, ठीक। जैसे देखिए वेक्टर बी बनाया गया है, ये लंबाई हम बराबर माने हैं वेक्टर बी का। अभी जो बनाए थे बड़ा बड़ा बना के दिखा दे रहे हैं, देखो ये क्या है, वेक्टर सी है। ये वेक्टर डी है। इतने चीज बनाया हमने। दो चीज हम बता दे रहे हैं कि इसका और ये जो तीनों तीर हैं इनकी लंबाई बराबर है। इसका और इसका लंबाई बराबर है, और इसकी और इसकी लंबाई बराबर है। इतना हम मान लेंगे, आप लगभग बराबर बनाएंगे तो मान लेंगे। अब हम इस क्या क्या लिख सकते हैं, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है। अगर समझ में, तो हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिख सकते हैं। अगर समझ में, अब वेक्टर बी और वेक्टर डी की परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो हम वेक्टर बी बराबर लिखेंगे माइनस वेक्टर डी। ऐसे इसके साथ ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस चाहे यहां लगाएंगे। ये और ये परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो वेक्टर ई बराबर माइनस वेक्टर सी, ये लिखने का तरीका है। आप अभ्यास करेंगे, कोई भी बुक पुरानी मिल जाए, अभ्यास करेंगे तो आएगा। अब कुछ हम गुण बताते हैं, सदिश राशियों के प्रकार देख लेते हैं, तो प्रदर्शित करने का तरीका था। सदिश राशियों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर। सदिश राशियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश बता देते हैं कौन कौन से पोलर वेक्टर में आते हैं। वो सदिश राशियां जिनका
प्रारंभिक बिंदु या कार्य बिंदु निश्चित होता है, प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, उसको हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं, यानी पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सब क्या होते हैं? बल हो गया, ये सब ध्रुवीय सदिश यानी कि पोलर वेक्टर होते हैं। परिभाषा हमने बताया है, वे सदिश राशियां जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्य बिंदु निश्चित होता है उनको हम पोलर वेक्टर या ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे अगर बल आपको कहीं दिखाना है किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है जिस पर बल लगाना है, तो एक पॉइंट निश्चित होता है कि आप उसी पॉइंट से बल लगाना प्रारंभ किए हैं, ऐसे हम दिखा देते हैं। चाहे वेग हो, विस्थापन हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये सब जैसे अब यहाँ लिख देते हैं, अभी आप पर लिख देते हैं, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या है? पोलर वेक्टर में आते हैं। जब इनकी ओरिजिन पॉइंट जो होती है ये क्या होती है? निश्चित होती है, यानी कि पोलर वेक्टर के ओरिजिन पॉइंट निश्चित होते हैं। दूसरा है आपका अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। तो अब एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं? वह सदिश राशियां जिनकी दिशा जो है ये घूर्णन प्रभाव को प्रदर्शित करें, यानी जो उनकी दिशा हो हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो। अब घूर्णन अक्ष जो घूमेगा उसी में तो घूर्णन अक्ष होगा। अब कौन कौन घूमता है? कोणीय वेग, कोणीय बलाघूर्ण जो होता है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सब क्या है? जड़त्व आघूर्ण, ये सब क्या है? अक्षीय सदिश में आते हैं। यानी इसकी परिभाषा हम क्या करेंगे? इसकी परिभाषा कहेंगे कि वे सदिश राशियां जो घूर्णन प्रभाव को प्रदर्शित करें तथा इनकी दिशा जो है हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो। कोई वस्तु जब घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से घूम सकता है। जैसे कोई वस्तु ये घूम रहा है, कोई वस्तु घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है तो कोई अक्ष होगा, ऐसे अक्ष होगा। तो ये जो ऐसे घूम रहा है तो इसी अक्ष के अनुदिश घूम रहा है, तो इसका जो प्रभाव है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश हमेशा रहेगा घूम करके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, चाहे जो राशि ले लो फिर घूम करके थोड़ी ना उस ओरिजिन पॉइंट पर आएगा, यहाँ फिर ओरिजिन पॉइंट पर आता रहता है। तो चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और चाहे हम कोई दूसरा वस्तु अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, तो जब ये घूम रहा है तो ओरिजिन पॉइंट होगा अक्षीय। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे इसी पॉइंट के परितः, मतलब अक्ष है ना, घूर्णन अक्ष इसको बोलते हैं, घूर्णन अक्ष बोलते हैं। तो ये घूर्णन अक्ष के परितः हमेशा घूमता रहता है। कुल मिला के अक्षीय सदिश में आप ये कहेंगे कि वो सदिश राशियां जो घूर्णन प्रभाव को प्रदर्शित करें उनको क्या बोलेंगे? हम अक्षीय सदिश बोलेंगे। तथा इन जो इनकी दिशा होती है वो दिशा हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, तो यही सब आते हैं जितना घूर्णन में होती है। तो ये सब आपके अक्षीय सदिश में आते हैं, बाकी ये ध्रुवीय सदिश में तो सब आते हैं। जो जहाँ घूमने वाली राशि प्रदर्शित होगी वो अक्षीय सदिश में आएगी। और ये इसमें क्या होते हैं? ओरिजिन या प्रारंभिक पॉइंट जो होते हैं ये निश्चित होते हैं एक वहीं से, और इसमें ओरिजिन पॉइंट जो है वो बार बार रिपीट करके आता है अर्थात घूर्णन अक्ष को प्रदर्शित करता है। कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग वगैरह इसमें अक्षीय सदिश में आते हैं। तो सदिश राशियों के प्रकार हमने आपको दो तरीके से बताया। तो अब जो है इसके बाद आप फिर वही वेक्टर पढ़ेंगे।
अब वेक्टर जो थे वो गुण के बारे में पढ़ेंगे, ये तो टाइप हो गया। जो वेक्टर पढ़े हैं उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब वही तीर ही हम लेंगे और तीर ही जोड़ेंगे, तीर ही बनाएंगे, तीर ही घटाएंगे। सब कमाल जो है उसी तीर का होना है। यहाँ पे आई बात समझ में। कोई राशि, अब यहाँ ये हम नहीं कहेंगे कि बल है कुछ है, वो तो न्यूमेरिकल में बाद में आएगा कि बल वेग है, विस्थापन है, कुछ है, क्या है। बस यही हम कहेंगे कि क्या है, एक कोई वेक्टर ए है और एक कोई वेक्टर बी है, इनका योग ज्ञात करो, इनके बीच का कोण ज्ञात करो, ये सब पूछे जाते हैं। यही सब पहले पढ़ेंगे। तो यही हमको पढ़ना है। आई बात समझ में। तो अब इन सब के गुण के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का जो आपका वीडियो था यहीं तक। उम्मीद करते हैं हफ्ते में आपको 3 वीडियो मिलेगा। अगर आप शुरू से ध्यान से समझेंगे तो पक्का समझ में आएगा। और हमने बताया कि ये पूरा पूरा मैथ है, एकदम मैथ है। और मैथ में इंटर में आपको मिलेगा भी। अगर फिजिक्स कभी पढ़ेंगे तो फिर मिलेगा। तो कुल मिला के मैथ फिजिक्स आप दोनों पढ़ रहे हैं इसमें, तो आप नोट करते चलिएगा मेन पॉइंट, तो अच्छी बात होगी। अब हमने कहा था कि आपको आपसे एक प्रश्न पूछेंगे वीडियो के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो जवाब प्रश्न हमारा पहला ये है। पहला प्रश्न आपको कमेंट में जाकर के क्वेश्चन 1 लिख देना है, उसके बाद आंसर लिख देना है। वह कौन सी राशि है जिसमें दिशा होते हुए भी वो अदिश राशि में आती है। मतलब वो कौन सी राशि है कि जिसमें दिशा होते हुए भी वो अदिश राशि में उसको लिया जाता है या अदिश राशि कहा जाता है। उसी राशि को यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है जो सदिश राशियां होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनका आपको नाम लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा ऐसे 2 लिखेंगे, उनके बाद में जो 2 भागों में बांटा गया है उनका नाम यहाँ हम लिखेंगे। और हम नहीं लिखेंगे, आप लिख करके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। 3 वीडियो उम्मीद करते हैं मिलेगा आपको। धन्यवाद।